हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोणार्क क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस, द बेसिक्स, द वैल्यूज ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस, द साइन ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस। Till your class 10, what we have discussed is trigonometric ratios. Why it is trigonometric ratios? Because कोई भी आपको ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालना है कोई भी एंगल का, जो एंगल 90 डिग्री से कम हो, तो आप क्या करते थे। तो मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, थोड़ा बड़ा करके मैं लिखता हूँ, A, this is B and this is C. सपोज आपको एक थीटा का वैल्यू निकालना है। ये जो थीटा है ये 0 से 90 डिग्री तक है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, तो क्या करते थे हम निकालते थे कि साइन थीटा ओके इज इक्वल टू perpendicular by hypotenuse, that is BC by AB. Okay, cos theta is equal to base, that is CA by AB. Okay, and tan theta is equal to it is we can write is that BC by CA, and that also can be written as BC by AB, okay, by CA by AB, because AB is not equal to 0. Okay, so since AB is not equal to 0, so you can divide both numerator and denominator by AB, which turns out to be that is equal to sin theta by cos theta. Okay, so कोई भी एंगल जो कि 90 डिग्री से कम हो वो आपको दिया है, तो आप बहुत आसानी से आप ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो उस सब एंगल का, वही एंगल का जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। लेकिन सवाल पैदा होता कि जब एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या करें। तो अब वो ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियोज नहीं रहता, तब आ जाता है ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस, और आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया एंगल्स क्या होता है, एंगल का मेज़रमेंट क्या होता है, और जो डिफरेंट यूनिट्स है उन यूनिट्स में क्या संबंध है, और प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। लेकिन एंगल किसके लिए होता है। ट्रिकोनोमेट्रिक जो फंक्शंस होता है उसका जो आर्गूमेंट होता है वो होता है एंगल। जैसे साइन लिखा, साइन किसका होता है, साइन एक एंगल का होता है। तो इसीलिए पिछले सेशन में हमने एंगल के बारे में सीखा। अभी सीखेंगे कि ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वो एंगल का कैसे वैल्यू निकाले, उसका बेसिक्स क्या है, इस सब चीज़ में। तो शुरू करने से पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सर्कल है, ओके, एक सर्कल है, और जो कि ना वो जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, सेंटर ऑफ द सर्कल। और मान लीजिए कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। एंड फॉर सिंप्लिसिटी लेट अस एज्यूम, हम ये मान लेते हैं कि जो सर्कल है इसका रेडियस 1 यूनिट है। ओके, मतलब ये जो है, ये पॉइंट जो है ए, ओ ए इज इक्वल टू 1 यूनिट, ये जो पॉइंट है बी 1 यूनिट, दिस इज द पॉइंट सी 1 यूनिट, एंड दिस इज द पॉइंट डी दैट इज 1 यूनिट। नाउ इफ ओ ए इज 1 यूनिट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए? Obviously, from our knowledge of coordinate geometry, we can say it is 1, 0. What is the coordinate of the point B? It is 0, 1. What is the coordinate of the point C? It is -1, 0. And what is the coordinate of the point D? That is
0 comma minus 1. Correct? Very simple. Now what we are going to do, we are going to take a point, okay, on the circumference of the circle somewhere here. Let us consider this point as P having coordinates a comma b. Fine, not a big deal. ठीक है, हमने एक पॉइंट ले लिया जो कि ना ए बी है, एंड फॉर द सिंप्लिसिटी वी took this point P on the first quadrant. We can take that point in any other quadrant also. Now if we draw a perpendicular from the point P on the x-axis, so it will be like this, correct? Let us complete, okay. And suppose let us consider this foot of this perpendicular as a point called L, and we also can join this one, that origin to the point P. Now let's assume this angle as x, okay. Obviously that angle is measured in the anti-clockwise direction, that is why it is positive angle. Now if we take another point here which is suppose Q, and its coordinate will be what? If it is suppose, if we draw something like this, then its coordinate will be a comma minus b. Correct or not? Because x coordinate remains same, that is a, but the same length we are going in the below the x-axis, so that is why minus b. Now if we measure, if we join O and Q, so it will be something like this. So this one, if we see, if we are going into the clockwise direction, so this is also angle x, but it is negative. We know when we measure angle in the anti-clockwise direction, it is positive, and when we measure into the clockwise direction, it is negative. This is the convention. Now suppose this is the point L. If we consider the triangle OLP, okay, what we can see is that in the triangle, in fact it is a right angle triangle, so OLP, what we can say, what is the value of cos x? By the way, that OP is 1 unit. We assume that it is a unit circle, that is a circle with radius 1 unit. And what is OL? OL is equal to A and LP is equal to B. What is cos x? Cos x equal to OL divided by OP. And what is OL? OL is equal to A and OP is 1. So from here we get cos x equal to A. And what is the value of sin x? The value of sin x is equal to PL by OP. PL divided by OP. And what is the value of PL? PL is equal to B and OP is 1, so this is becomes B. And this is a very important observation. So if I summarize, if we take a point P having coordinate a comma b, then we see that the value of cos x is nothing but the x coordinate, that is a, and the value of sin x is nothing but the y coordinate, that is b. So what is cos x? Cos x represents the x coordinate, okay, that is the x coordinate of the point, x coordinate. Okay, we will see this has an immense significance as we proceed. जब हम देखेंगे तब देखेंगे इसका बहुत importance है. Okay, now if we take this cos x equal to A and sin x equal to B, what we see here? We see that the value that once we take this point A in this one, what is the value? If we take in the Radian measurement, it is 0. If we take in this one OY, okay, here it is pi by 2. Here at this point in the C, it is pi.
and here it is 3 pi by 2, because pi plus pi by 2, 3 pi by 2, and again it is coming to 2 pi. That means starting from the point A, if a particle is actually started moving along the circumference of the circle, तो जब पॉइंट B में आएगा तो उसका जो एंगल जो ट्रैवर्स करेगा वो होगा पाई बाई 2. उसके बाद कंटिन्यू करते जाएगा तो पॉइंट C में आएगा तो वो जो एंगल ट्रैवर्स होगा विद रिस्पेक्ट टू द इनिशियल लाइन OA, दैट विल बी पाई, वो पाई होगा. उसके बाद धीरे धीरे जब फिर से आएंगे तो पॉइंट D में जो एंगल होगा वो होगा 3 pi by 2, and finally once again it completes one revolution and comes back to the point A, then the angle traverse is 2 pi. Correct? Now let us observe one thing, that the value of cos x, what we get is the x coordinate. Now at the point A, what we get at the point A, if you see this way here, what is that x coordinate? X coordinate is 1, and what is the value of that angle is 0. So what we can say at the point A? At the point A, the coordinate is 1, 0. And at the point A, what is the angle? Angle is actually 0. Correct or not? 0 radian. So from here what we can say? From here we can say is that the value of cos 0 is nothing but the x coordinate, that is equal to 1, and value of sin 0, that is the y coordinate, that is 0. Notice it very carefully. At that point OA, here the angle is 0, and we know for any angle x, cos x is the x coordinate. Now coordinate of the point A is 1, 0. So at that point A, the angle we get is the 0 degree. Now at 0 degree, not degree, sorry, it is radian, 0. Now at the point A, then cos 0 will be what? 1, that x coordinate, and sin 0 will be the y coordinate, 0. Now let's come to the next point, that is B. What is the point B? If we look at the point B, its coordinate is 0, 1. Now at that point B means once with respect to the initial line OA, once that it is traversed and come to the point OB, then what is the angle has been has been subtended? It is pi by 2, that is 90 degree. Pi by 2, nothing is mentioned, it is in radian. Now if we consider these two, what is the value of cos pi by 2 then? The value of cos pi by 2 is nothing but the x coordinate, that is 0. And what is the value of sin pi by 2? The value of sin pi by 2 is nothing but the y coordinate, that is equal to 1. You see the way we are deriving the values. Cos 0 is equal to 1, sin 0 equal to 0, cos 90 degree is equal to 0, sin 90 degree equal to 1. That you all went through in your class 10. But here what we are doing, we are deriving it by this fundamental concepts of trigonometry. Now let's come to the point C. At the point C, what is the coordinate of the point C, dear students? The coordinate of the point C जो हमको दिखाई दे रहा है वो है -1, 0. So -1, 0. And what is the angle traversed by the initial line OA? जब OC में आ जाता है तो क्या angle traverse करता है? Pi. From here to here it is pi. So the angle is pi. Then what we can say is that from here we can say the value of cos pi is nothing but the x coordinate, which is -1. So what we can say, the value of cos pi is nothing but -1, and the value of sin pi, that is nothing but the y coordinate, that is 0. Clear? Now let's come to the point D. At the point D, what is the coordinate? 0, -1. At the point D, we see the coordinate is 0, -1. And what is the angle traversed by the OA, the initial line? So it actually traverses, it is pi plus pi by 2, that is 3 pi by 2. So here the angle is 3 pi by 2. And as we know, I repeat once more, cos x is nothing but the x coordinate,
and sin x is nothing but the y coordinate. From that concept, what we can say is that we can say the value of cos 3 pi by 2 is nothing but 0. Value of cos 3 pi by 2 is nothing but 0, and value of sin 3 pi by 2 is nothing but minus 1. Correct? Now after that, once it comes back to the point A, what happened? How much angle has been traversed? 2 pi, and we know the value of cos 2 pi should be the same thing as like point A. It will converge here. The value of cos 2 pi should be equal to 1, and the value of sin 2 pi should be 0. Correct? So what we can say is that this is the way it proceeds, and what we get is that sine of any multiple of 2 pi, that means if we say that n into 2 pi plus or minus x, that actually gives us the value of, let's consider this plus x is sin x. Okay, and in the similar manner, if we say that cos of n into 2 pi plus x, that is equal to cos x. Correct? So we get a very clear idea, fundamental concepts, using the fundamental concepts, that how we can get the concept of sine and cos, x coordinate, y coordinate. Cos means x coordinate, sine means y coordinate, and how we are deriving these values. So these are the basis of the trigonometric functions. Okay, now you take any point. Suppose you get a point here, any point you take, any coordinate. You see what is the x coordinate? That x coordinate will become the value of cos of that point, cos of that, whatever. If we traverse this, suppose you get a point here, we draw the perpendicular, then we draw this thing. Okay, so this is the measurement of the angle, right? This is the measurement of the angle. That cos of that one will be the x coordinate of the point A, x coordinate of this point, and sine of that angle should be the y coordinate. Now one thing very interesting, you see, so this part is well understood. Now I can go to the next one, is that, so what we see is that sine of multiple of 2 pi, okay, any multiple of 2 pi, and x is giving me the sin x, sorry, it should be sin x. Okay, and most importantly, if we again look at it, one thing we notice is that, see, here the value of sine is 0. Again, the value of sine is 0 at the point C. Again, the value of sine will be at the point here. Again here in this point. So what we see is that, so if I write it down, so let me write it down and it will be more clear to you. What I wanted to mean is that that if you see that the value of sine 0 is 0, the value of sine pi, that is also equal to 0, the value of sine 2 pi, that is also 0, the value of sine 3 pi, that is also 0. Correct? In that way, if we proceed, then what we see is that the value of sine n pi, that is equal to 0, where n is any integer. How come? So for n equal to 0, what we get in this point, in this one, what is the x coordinate? X coordinate, sorry, what is the y coordinate? Y coordinate is 0, so that is 0. Again you come to this one, that where the pi has been traversed, then angle pi has been traversed. What is the y coordinate? 0. Again if you come to this one, this place, that again you come back to the point A, how much angle has been traversed? 2 pi. What is the value of, what is the y coordinate at this point? Is 0, so sine 2 pi is 0. In that way, 3 pi, 4 pi, in general we can say sine n pi is equal to 0. Now let's concentrate on cos. If we see that cos pi by 2 is 0, correct or not? Because we see
at this point B, when that initial line OA is actually covered an angle of 90 degree, that is pi by 2, at that point we see the x coordinate is 0, and as we know that cos represents the x coordinate, okay, so what we get is that this is 0. So cos pi by 2 is 0. Again, if it comes to this one, that 3 pi by 2, then also it is 0. So what we see is that cos 3 pi by 2 is 0. Again, if we go from 3 pi by 2, again it goes to the pi. Okay, what we will get is that cos 5 by 2 is 0. Cos 5 pi by 2 is 0. ये भी 0 हो जाता है. In that way, we can see that cos 7 pi by 2 is 0. So, हम इसको जनरलाइज करें तो क्या बोल सकते हैं? हम इसको जनरलाइज करें तो ये बोल सकते हैं cos of 2n plus 1 into पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0. मतलब कॉस का कोई भी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होता है तो वो 0 हो जाता है. करेक्ट? वो यहाँ से हमको पता चल रहा है. करेक्ट? तो हमको वैल्यू का बारे में एक थोड़ा जानकारी हो गया. तो हमने क्या सीखा? बेसिक्स सीख लिया. हमको वैल्यूज़ के बारे में जानकारी हो गया. अब देखते हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर देखिए, ये जो क्वाड्रेंट है ना, जो इसको हम बोलते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब OA से लेकर OB तक कोई भी पॉइंट आप लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसमें बोथ A एंड B पॉजिटिव होता है ना. एक्स कोऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, कोई भी पॉइंट आप लेंगे उसका बोथ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. तो क्या होता है कि हमको पता है कि कॉस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, साइन मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब बोथ साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव, है कि नहीं? बोथ साइन एंड कॉस आर पॉजिटिव. तो एक बार देख लेते हैं, इसको एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर. ओके, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर दे रहा हूँ. इसके बाद मैं हम यहाँ पर लिखते हैं इसको. तो यहाँ पर लिख लेते हैं. तो हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इसका मतलब होता है cos x, हम x मान लेंगे तो cos लिख लेते हैं. cos पॉजिटिव होता है और साइन भी पॉजिटिव होता है. अच्छा, ये बताओ, cos पॉजिटिव है या साइन पॉजिटिव है तो tan क्या होगा? tan भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको तो पता है tan मतलब साइन बाई कॉस. सो tan पॉजिटिव होता है. तो मतलब क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सो हम बोल सकते हैं कि कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, tan भी पॉजिटिव है, बिकॉज tan इज इक्वल टू साइन बाई कॉस. और इनका जो रेसिप्रोकल है ना, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट, वो भी पॉजिटिव होगा. कोई भी नंबर पॉजिटिव होगा तो उनका जो रेसिप्रोकल है वो भी तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये भी पॉजिटिव होगा. मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इनमें हर ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव रहता है. तो इसीलिए हम इसको ऑल बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अभी थोड़ा ध्यान देता है सेकेंड क्वाड्रेंट में. सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है कि OB से लेके OC तक, इसको हम सेकेंड क्वाड्रेंट बोलते हैं. आप एक चीज़ ध्यान देके देखो भाई कि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि जो पॉइंट रहता है, कोई भी पॉइंट B से लेकर C तक कोई भी पॉइंट आप चुनेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि वो लेफ्ट टू द वाई एक्सिस, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा. तो हमने क्या देखा? सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, वाई का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. तो कॉस क्या होगा? कॉस होगा नेगेटिव, क्योंकि कॉस का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, तो कॉस हो जाएगा नेगेटिव. साइन हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि साइन का मतलब वाई कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव. और tan तो तब नेगेटिव होगा ही होगा, क्योंकि tan का मतलब होता है साइन बाई कॉस.
जिसमें न्यूमरेटर साइन वो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर कॉस नेगेटिव है, तो टैन नेगेटिव होगा। तो क्या देखा हमने कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। साइन पॉजिटिव होगा तो इनका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, दैट इज कोसेक 1/sin, वो पॉजिटिव होगा। बाकी सब कुछ नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव होगा तो मतलब उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव होगा। टैन नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट वो भी नेगेटिव होगा। तो हमने क्या देखा, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि साइन पॉजिटिव होता है। ओके, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और साइन का मतलब उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी पॉजिटिव है। अभी थोड़ा ध्यान देते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब ओसी से लेकर ओडी तक, मतलब जब एंगल पाई टू 3π/2 होता है, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखिएगा कोई भी पॉइंट आप लेंगे ना, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कोई भी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट में क्या होता है कि कोई भी पॉइंट आप लेंगे इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, क्योंकि ये होता है कोई भी पॉइंट in this one is left to the y-axis and also below the x-axis. Okay, y-axis का लेफ्ट तरफ है और x-axis का नीचे है, तो इसीलिए कोई भी पॉइंट आप यहाँ पर लेंगे चुनेंगे तो ये होगा बोथ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा होगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव। एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकाल के आएगा, देखो कॉस होगा नेगेटिव, साइन भी होगा नेगेटिव, तो टैन क्या होगा, टैन हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि टैन का मतलब साइन बाई कॉस, जहां पर न्यूमरेटर साइन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर कॉस नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव आएगा ना, तो यहां पर टैन आ जाएगा पॉजिटिव। करेक्ट। तो हमने क्या देखा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है। ओके, अभी थोड़ा ध्यान देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब जैसे ये पॉइंट क्यू हमने पहले चुना था, कोई भी और भी पॉइंट लेंगे तो हम देखेंगे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो राइट ऑफ द वाई एक्सिस, लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे होता है, बिलो द एक्स एक्सिस। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको क्या मिला, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको मिला है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको मिला है एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट मिला है नेगेटिव। तो इसका मतलब कॉस क्या होगा, कॉस होगा पॉजिटिव क्योंकि कॉस रिप्रेजेंट करता है एक्स कोऑर्डिनेट को ना, पॉजिटिव। और साइन क्या होगा, साइन होगा नेगेटिव क्योंकि साइन वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। जब कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है तो टैन नेगेटिव होगा क्योंकि टैन का मतलब साइन बाई कॉस, जहां पर न्यूमरेटर साइन नेगेटिव है, डिनोमिनेटर कॉस पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव ही होगा टैन, तो टैन हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पर क्या देखा हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने देखा कॉस पॉजिटिव होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ASTC, ऑल साइन टैन कॉस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक समझ देता हूं आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां पर एंगल होता है 0 to π/2, ओके, जैसे आप डिग्री में बोलेंगे तो 0 डिग्री to 90 डिग्री, इसमें हर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू पॉजिटिव रहता है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब π/2 to π, मतलब डिग्री में होता है 90 डिग्री to 180 डिग्री। इस सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। साइन पॉजिटिव मतलब उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, कोसेक। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं जो कि ना होता है पाई टू 3π/2, मतलब डिग्री में होगा 180 डिग्री to 270 डिग्री। इन बीच में हम देखेंगे सिर्फ टैन पॉजिटिव है और कॉट भी पॉजिटिव है क्योंकि वो रेसिप्रोकल ऑफ टैन, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव है। फिर आता है लास्ट जो कि ना है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। सेक भी पॉजिटिव होता है बिकॉज कॉस पॉजिटिव, उन दोनों को छोड़ के बाकी सब नेगेटिव होता है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ना हमने साइन के बारे में सीखा। और एक चीज़ में ध्यान देता है डियर स्टूडेंट्स, आप देखो, आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है ना कहाँ गया, हाँ,
ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है OLP, ये OLP ट्रायंगल से हमको ए दिखाई दे रहा है, तो इससे हमको क्या मिलता है कि OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ओके, OL स्क्वायर प्लस LP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रहा है। OL का मतलब क्या होता है? OL का मतलब होता है कि A, तो A स्क्वायर प्लस LP का मतलब होता है B स्क्वायर इज इक्वल टू OP का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट सर्कल ना, 1 स्क्वायर। तो मतलब क्या होता है? A स्क्वायर का मतलब क्या होता है? cos स्क्वायर x प्लस B स्क्वायर का मतलब क्या होता है? साइन स्क्वायर x, और 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हमने कहीं बार सुना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, लेकिन होता कैसे है? ऐसे होता है। लेकिन आप बोल सकते हो सर आपने तो यूनिट सर्कल लिया, हम सर्कल को कोई और भी रेडियस में ले सकते हैं कि नहीं? तब भी आप प्रूव कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम सर्कल को बड़ा कर लेंगे तो ए और बी उसी प्रोपोर्शन में बड़ा होगा ना, तो आगे चल के उसको कैलकुलेशन करने के बाद वो 1 ही आएगा। तो मतलब क्या बोल सकते हैं? कोई भी एंगल हो, एक्स का वैल्यू कोई भी हो, ओके, हमेशा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 रहता है। तो इसको फॉर ऑल, इसको एक और सिंबल होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल का मतलब ऐसा उल्टा ए। सो फॉर ऑल एक्स मतलब फॉर ऑल एक्स ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जब 1 है ना, तब यहाँ से भी कुछ हम और भी निकाल के लेके आ सकते हैं। वो क्या है? वो भी निकाल के लेके आ सकता है। वो है ऐसा कि हम इसको थोड़ा क्लीन कर देते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या आएगा? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कॉस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब x 2n+1 का 2n+1 इंटू पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। तब हो सकता है ये, तब हम क्या बोल सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना इसको, कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स। सो कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया क्या? 1 हो गया। सो दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है tan स्क्वायर एक्स, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। शायद आपने ये भी फॉर्मूला सुना होगा, लेकिन हमने अभी यहाँ पर प्रूफ भी कर दिया कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, और एक चीज देखते हैं कि हम बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट साइन एक्स शुड नॉट बी 0। मतलब साइन एक्स को इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, तब हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, मतलब कोसेक स्क्वायर एक्स। तो हमने क्या देखा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स आ जाता है कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स होता है 1, तो यहाँ पर आ जाता है कोसेक स्क्वायर एक्स। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर एक्स
प्लस 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए ये सब फार्मूला हमने डिराइव किया फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल एंड बेसिस ऑफ इट, ओके, फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल्स। और एक चीज़ देखिएगा, हम जब साइन डिसाइड करते हैं ना तो एक चीज़ करते हैं कि देखो हम कॉस का वैल्यू निकालते हैं, तो ये जो कोऑर्डिनेट है इस कोऑर्डिनेट में देखिए जब कॉस एक्स हो रहा था, कॉस एक्स क्या था हमने देखा ए और साइन एक्स है बी। हम अभी कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू निकालते हैं। कॉस ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, इसी पॉइंट में कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है ना, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स हो गया ए, और ए क्या है, ए होता है कॉस एक्स। तो मतलब हमने क्या देखा, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अभी यहां पर देख लेते हैं कि साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, क्योंकि ये तो एंगल तो माइनस एक्स है ना, तो साइन ऑफ माइनस एक्स होगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट क्यू, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू इज क्या होता है माइनस बी, तो दिस इज इक्वल टू माइनस बी, और बी क्या है, बी है साइन एक्स, तो मतलब माइनस साइन एक्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमने निकाल लिया, वो है कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ओके, और साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये भी होता है फॉर ऑल एक्स, ओके, फॉर ऑल एक्स, करेक्ट। हमने ये भी सीख लिया कि कॉस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो टैन ऑफ माइनस एक्स तो माइनस टैन एक्स होगा ना, बिकॉज टैन ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स लिख लेता हूँ मैं। तो टैन ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, फिर टैन ऑफ माइनस एक्स होगा साइन ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर एक तो मैंने गलत लिखा, माइनस साइन एक्स, हाँ, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। सो टैन ऑफ माइनस एक्स हो गया फिर माइनस ऑफ टैन एक्स। तो हमने क्या लिखा, टैन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ टैन एक्स फॉर ऑल एक्स, ओके, सो फॉर ऑल एक्स। तो हमने साइन के बारे में भी पता कर लिया। अभी आता है कि डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज क्या होता है, ओके, सो ये थोड़ा देख लेते हैं। आपने शायद मेरा वो क्लास अटेंड किया होगा, यूट्यूब में भी वो इसका लेक्चर अवेलेबल है, वो है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, ओके। ट्रिकोनोमेट्री इज ऑल्सो ए फंक्शन, so it is also having domain and range, so we are going to discuss the domain and range of trigonometric function, okay. Okay, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हमने जो सर्कल लिया है वो सर्कल यूनिट सर्कल है ना, मतलब क्या है कि इसका रेडियस 1 यूनिट है। तो अब देखो वैल्यू जब यहाँ से आता है और इस यूनिट सर्कल में हम सर्कुलरली ट्रैवर्स करेंगे तो कोई भी एंगल हम निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल, 0 से लेकर π/2, पाई, 3π/2, 2π, उनका बीच में भी कोई भी एंगल, और मान लो कि 400 पाई वो भी जा सकता है, मतलब उतना रेवोल्यूशन होना चाहिए, ओके। पिछले क्लास में हमने देखा है कि कैसे कोई भी बड़ा एंगल का ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू कैसे हमने निकाला, बहुत आसान तरीका से निकाला, वो यूट्यूब का वीडियो देख लेना, ओके। तो बात यह है कि हमको अभी जो पता करना है कि ये जो एंगल होता है ना, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, और साइन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, कॉस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये आपका सवाल आ सकता है। तो इसका क्या होता है कि देखो ये जो यूनिट सर्कल है ना, इस यूनिट सर्कल में तो हमने कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। मतलब क्या है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक से बाहर नहीं होगा,
इसका y कोऑर्डिनेट भी 1 से बाहर नहीं होगा, मतलब कोई भी पॉइंट आप ले लेंगे सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा ना, ये x कोऑर्डिनेट हमेशा रहेगा -1 और 1 का बीच में, और y कोऑर्डिनेट भी होगा -1 और 1 का बीच में, है कि नहीं। मैं इसको थोड़ा ये लिख देता हूँ तो जाके आपको पता चले कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमेशा -1 और 1 का बीच में रहेगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, cos x का मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट, सो -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, अगेन -1 लेस देन इक्वल टू sin x लेस देन इक्वल टू 1, है ना। फॉर ऑल x का वैल्यू कोई भी ले लो आप, कोई भी एंगल, sin x का वैल्यू -1 और 1 का बीच में रहेगा। -1 हो सकता है, +1 भी हो सकता है, लेकिन -1 से कम नहीं होगा, +1 से ज़्यादा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अभी देखा। हाँ, आप बोल सकते हो कि सर ये सर्कल तो आपने लिया यूनिट सर्कल, मतलब रेडियस 1 यूनिट है, तो हम इस सर्कल का रेडियस कुछ बड़ा ले लेंगे, 2 और 3 ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो, लेकिन फिर भी घूम फिर के वही आएगा ना, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, a और b उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली वो 1 और -1 के बीच में ही आ जाएगा, जैसे हमने प्रूफ किया था cos² x + sin² x = 1। तो ये हो गया। देखिए आप ये बहुत ही, तो मतलब x क्या हो सकता है, x हो सकता है कोई भी रियल नंबर। आप यहाँ पर देखेंगे that for all x belongs to the set of real numbers, तो हम साइन पे ध्यान देते हैं। साइन का जो डोमेन होता है वो होता है कोई भी रियल नंबर, लेकिन उसका जो रेंज निकल के आता है, मतलब साइन क्या वैल्यू आपको देते हैं, वो वैल्यू होता है -1 to +1, मतलब साइन का जो डोमेन होगा, तो इसका जो डोमेन है, इसका डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर, डोमेन होता है कोई भी रियल नंबर, मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन इनका जो रेंज होता है ना, इसका रेंज होता है द क्लोज्ड इंटरवल, नीचे लिखते हैं द क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1। ओके, आपको तो इंटरवल का कॉन्सेप्ट पता है। कॉस का भी सेम है, कॉस का जो डोमेन है, ये डोमेन होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डोमेन होता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज होगा -1 to +1। ओके, इसी हिसाब से आप देखेंगे कि कोसेक का वैल्यू क्या होगा, कोसेक का वैल्यू होगा चाहे तो ये 1 से ज़्यादा, नहीं तो -1 से कम, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है ना। सब्जेक्ट टू द कंडीशन sin x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए। उसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि कोसेक का वैल्यू चाहे तो 1 से बड़ा हो, नहीं तो -1 से कम हो, है ना। तो हम लिख सकते हैं इसको। तो कोसेक का क्या लिखेंगे, कोसेक को लिखेंगे, कोसेक x जो है, इसका जो डोमेन होता है, तो ये वैल्यू होता है कि चाहे तो ये 1 से बड़ा हो, नहीं तो -1 से कम हो, है ना। और इसका जो डोमेन होगा, डोमेन तो सेम है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्या होगा कि ओ वैल्यू x such that x is not equal to that n into pi, okay, n becomes that integer z और i कैसे भी बोलो, ओके। डोमेन होगा कोई भी रियल नंबर एक्सेप्ट पाई का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ओके। और रेंज क्या होगा, रेंज होगा क्लोज्ड इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ओके। तो मतलब यहाँ आपको क्या लिख सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल 1 to ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ओके, यूनियन ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट टू क्लोज इंटरवल -1। सेम होता है सेक का, ओनली इसका डोमेन का एक फ़र्क है कि सेक का जो डोमेन होता है, कोई भी रियल नंबर हो, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए जहाँ पर कॉस 0 हो। कॉस कहाँ 0 होता है, कॉस 0 होता है जब कॉस 2n पाई का
ऑड मल्टीपल होता है, मतलब पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल होता है। ओके, 2n+1 इंटू पाई/2, पाई/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, मतलब पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो होता है सेक का। तो हमने क्या लिखेंगे सेक के लिए? सेक जो है, सेक का भी वैल्यू, सेक एक्स का वैल्यू चाहे तो ए 1 से बड़ा हो, नहीं तो -1 से कम, ये भी हो सकता है। और इसका डोमेन जो होगा, डोमेन होगा द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस दोज वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एक्स शुड नॉट बी दैट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 जहां n इंटीजर होता है। ओके, और इसका रेंज क्या होगा? रेंज होगा चाहे तो ए सेम थिंग लाइक कोसेक 1 टू इनफाइनाइट, क्लोज्ड इंटरवल 1 टू ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, यूनियन ओपन इंटरवल -इनफाइनाइट टू क्लोज्ड इंटरवल -1। ऐसे लिखता है, इसका ऑपोजिट लिखता है क्योंकि लेफ्ट से राइट जाता है, मतलब ऐसे लिखना चाहिए। बात सेम होता है लेकिन लिखना का एक तरीका होता है, -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट, ऐसा लिखना चाहिए। यहाँ पर भी हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -इनफाइनाइट टू -1 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ओके, तो हमको पता चल गया कि रेंज के बारे में क्या है। ऐसे देखो tan का क्या होता है? tan डिफाइन होता है हर वैल्यू में सिर्फ जहाँ पर cos 0 ना हो, मतलब पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। ओके, और tan क्या वैल्यू देता है? tan कोई भी वैल्यू दे सकता है। ओके, tan का जो डोमेन होता है, tan का डोमेन हमेशा cos जैसा डोमेन है, मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, सिर्फ पाई/2 का ऑड मल्टीपल नहीं होना चाहिए। और tan का रेंज क्या होता है? कोई भी रियल नंबर, बिकॉज इट इज साइन बाई कॉस। ठीक है, तो साइन बाई कॉस मतलब जब साइन -1 टू +1 हो, कॉस -1 टू +1 हो, ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, आप रेशियो करके देख लीजिएगा। तो हमने ये भी सीख लिया डोमेन ऑन रेंज के बारे में। तो शायद आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा, और कहीं पर कोई दिक्कत है तो हमको बताइएगा। हम मीटिंग भी रखेंगे रेगुलर आप लोगों के साथ जुड़े रहने के लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच।